दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन नोट्स का ये वीडियो, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का ये वीडियो। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। स्थानीय स्वशासन कार्य के अंतर्गत कानून और व्यवस्था का रखरखाव ये सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है। पंचायत समिति के द्वारा निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य तथा प्रदत्त कार्यों का संपादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित और कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम बना था, जो 1888 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम से सुमेलित तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकामी बोर्ड, जिसे लोकल बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1882 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है 1952 ईस्वी में। उसके बाद आती है तुंगन समिति की सिफारिश 1988 और उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी कौन था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान करना चाहता था, तो वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहता था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास कब किया गया था। तो पहला प्रयास 64वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था, हालांकि तब ये संशोधन हो नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कार्यात्मक मदें कितनी रखी गई हैं। नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंतर्गत 18 कार्यात्मक मदों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका का गठन होगा, उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए। अगर किसी शहर या कस्बे की आबादी 20,000 से 3 लाख के बीच है, तो वहां पर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार नगर पालिका का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो नगर निगम की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा की जाती है, अर्थात किसी भी नगर में नगर निगम की स्थापना करने के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा एक अधिनियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भूदान, ग्रामदान तथा जीवन दान में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया है। जेपी ने विनोबा भावे से भूदान तथा ग्रामदान का विचार लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अथवा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो वर्तमान में लागू भी है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 ईस्वी में कहाँ किया गया था। तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था। 1959 ईस्वी में किया था। आपको सही सुमेलित तथ्य देख लेते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रमुख समितियां और उनके स्थापना वर्ष से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। भारत का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था को इंगित करता है। अगला प्रश्न है,
पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 243 का में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, वह है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य किसका होता है? यह कार्य राज्य चुनाव आयोग का होता है। अगला प्रश्न है, किसी पंचायत के समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कितने दिनों के लिए कार्य करेगी? तो गठित पंचायत केवल शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के को निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो निर्दिष्ट विषयों की संख्या 29 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 11th परिशिष्ट किससे संबंधित है? तो 11th परिशिष्ट जो है वो पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है? तो नीचे से योजना बनाना तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस शासन का आधार है? तो स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख चुना हुआ मेयर होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति वाहन बिक्री तथा मनोरंजन में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? तो नगर निगम को बिक्री कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है। बिक्री कर किस विषय का किस सूची का विषय है? तो बिक्री कर राज्य सूची का विषय है। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक तो संघ या केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची या संघ सूची के विषय जो होते हैं उसमें जो सम्मिलित विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होता है। वहीं राज्य सूची में जितने भी विषय सम्मिलित होते हैं उन पर राज्य सरकार को कानून और अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि समवर्ती सूची के सम्मिलित विषयों पर दोनों को अधिकार प्राप्त होता है कानूनों और अधिनियम बनाने का। हालांकि राज्य सूची के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र के द्वारा राज्यसभा अगर अनुमोदन करती है तो उस पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त तथा स्थायी समिति में से कौन निकाय की शक्ति को व्यवहार में लाने का समर्थ नहीं है? तो विकास अधिकारी जो है निकाय की शक्ति को व्यवहार में लाने के समर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्राम, प्रखंड, जिला तथा क्षेत्र में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की त्रिस्तरीय संरचना का संगठक नहीं है? तो त्रिस्तरीय संरचना का संगठक प्रखंड नहीं है, जबकि ग्राम, जिला और क्षेत्र पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई भारत में उसके संगठक हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कृषकों को वित्त देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सामान्यतः ग्राम पंचायत निम्न के लिए उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत जिन विषयों के लिए उत्तरदायी है उनमें है ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण तथा कृषि उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है, वह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं, किसके लिए नहीं है? तो कृषकों को वित्त देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आप सभी लोग बताएं ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है,
किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? तो LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को दो स्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था, जबकि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो अपनाई गई है उसको लागू करने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला प्रश्न है, छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? छावनी बोर्ड के संबंध में जो कथन सही नहीं हुआ है कि इसे कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्य लेखा अधिकारी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न के आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो नगरीय निकायों के लिए निर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम बना था? तो पहला वित्त निगम बना था पुनर्वास वित्त निगम। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए उत्तरदायी संस्था है राज्य वित्त आयोग। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।